हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन मास ट्रांसफ़र का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग को सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना है सॉल्वेंट से। तो मेरे पास एक मिक्सर सेटलर तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें ये रहता है मेरा मिक्सर और ये होता है मेरा सेटलर। तो मिक्सर के बाद आता है सेटलर। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में मेरे पास सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है A और प्लस C। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को ये है सॉल्वेंट, ये है सोल्यूट। तो जो सोल्यूट होता है सॉल्वेंट में मिसिबल होता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिसिबल है उसको वहाँ से निकालना है और अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग एक क्या लेते हैं, अलग सा एक दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं B, और वो B जो होता है वो C में मिसिबल होना चाहिए, तभी ये A को छोड़ के B के पास जाएगा। C जो है B को A को छोड़ के B के पास जाना चाहिए, तो B उसमें मिसिबल होना चाहिए। तो B प्लस C हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं जो कि इसको सेटल करने में और एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आगे जब जब ये मिक्सर और फिर ये सेटलर में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दो फेज बाहर निकलते हैं। एक निकलता है मेरा एक्सट्रैक्ट और एक मेरा निकलता है रैफिनेट फेज। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि मेरा सॉल्यूट जो मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है वो मेरा एक्सट्रैक्ट फेज में निकलता है। वो मेरे पास C जो होगा उसमें सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा होता है और A मेरा सबसे कम होता है, क्योंकि A तो उसके पास जाएगा नहीं। मेरे पास इसमें B ज़्यादा होगा और C ज़्यादा होगा जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। और जो रेफिनेट है, रेफिनेट में मेरे पास जो सोल्यूशन, ये ओवरऑल एक सोल्यूशन है, उसमें ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो इसमें सॉल्वेंट का जो मात्रा होगा A का वो सबसे ज़्यादा होता है और B और C दोनों बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे होते हैं लेकिन 100% एक्सट्रैक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम A हमारा रेफिनेट में निकल जाएगा और मैक्सिमम C मेरा एक्सट्रैक्ट फेज में निकल जाएगा। ये मेरा वेपर फेज में होता है और ये मेरा लिक्विड फेज में होता है। तो ये मेरा Y से डिनोट कर सकते हैं, YE रेफिनेट का एक्सट्रैक्ट का कंसंट्रेशन है और XR हो गया मेरा रेफिनेट का कंसंट्रेशन, वो एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि टर्नरी फेज डायग्राम, जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इस पॉइंट पे A का डिनोट करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग B डिनोट करते हैं, इस पॉइंट पे हम C डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे A का कंसंट्रेशन 100% है, इस पॉइंट पे B का कंसंट्रेशन 100% है, C पॉइंट पे 100% कंसंट्रेशन है। और A B लाइन क्या बताती है कि जो सॉल्वेंट है वो मेरा कंप्लीटली मिसिबल है। मतलब A से B तक अभी पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगी। AC क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है। BC क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है, मतलब पूरा मिसिबल है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, अब अगर A और B मेरे कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा, A और B कंप्लीटली मिसिबल चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए A और C कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए और B और C मेरा कंप्लीटली मिसिबल होना चाहिए, तभी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। और A और B मेरा पार्शियली मिसिबल हो सकता है। तो इसलिए ये फेज डायग्राम ऐसा आता है जिसमें ये वाला पोर्शन बताता है मेरा इमिसिबिलिटी को बताता है और ये वाला मेरा पोर्शन क्या बताता है, मिसिबिलिटी को बताता है कि इतना पोर्शन मेरा मिसिबल रहेगा और इतना मेरा इमिसिबल रहेगा। तो ये पार्शियली क्या हो जाएगा, पार्शियली इमिसिबल हो गया ये सॉल्यूशन A और B। और ये तो मेरा कंप्लीटली मिसिबल है ही है और ये भी कंप्लीटली मिसिबल है। B और C कंप्लीटली मिसिबल होगा तभी जाकर के B C के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास टाई लाइन्स होती हैं। टाई लाइन क्या होती है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट की कॉम्पोजिशन को बताती है। तो यहाँ से मेरा एक्सट्रैक्ट ऐसा जाता है, ये होती है मेरी टाई लाइन की ये मेरी टाई लाइन होती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा एक्सट्रैक्ट को बताता है, ये मेरा रैफिनेट फेज को बताता है। क्यों ऐसा बताता है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एक्सट्रैक्ट में A की कॉम्पोजिशन यहाँ पे बहुत दूर चले गए हम लोग A से, तो A से A की कॉम्पोजिशन मेरी बहुत कम हो गई और B की कॉम्पोजिशन मेरी क्या हो गई, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम लोग B से थोड़े सामने की तरफ आ गए हैं और A से बहुत दूर आ गए हैं और C के भी बहुत सामने आ गए हैं। तो जिसके भी हम लोग कॉम्पोजिशन के सामने रहेंगे वो कॉम्पोजिशन तो मेरा 100% है ना। ये मेरा 100%, ये कॉम्पोजिशन बताता है कि 100% C है, यहाँ पे बता रहा है 100% A है और यहाँ पे बताता है कि 100% B है। तो जैसे जैसे हम B की तरफ आते जाएंगे तो मेरा कॉम्पोजिशन जो है वो मेरा बढ़ते जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट फेज में मेरा B का कॉम्पोजिशन मेरा ज़्यादा हो रहा है और C का कॉम्पोजिशन भी ज़्यादा है।
और ए से हम लोग काफ़ी दूर हैं, इसलिए यहाँ पे ए का कॉम्पोजिशन कम है। और ये हम लोग यहाँ पे भी लिखे थे कि बी और सी का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होना चाहिए और ए का कम होना चाहिए। ऐसे सेम मेरा रेफिनेट फेज में भी है कि रेफिनेट में हम लोग ए के सामने है तो ए का कॉम्पोजिशन मेरा ज़्यादा होगा, बी और सी से दूर है तो बी और सी का कॉम्पोजिशन कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ रेफिनेट यहाँ रहेगा और एक्सट्रैक्ट यहाँ पर रहेगा। मेरे पास कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसमें बी और सी पार्शली मिसिबल भी होते हैं। अब उस केस में जो मेरा टर्नरी डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये रहा ए बी और ये रहा सी। अब इसमें क्या होता है कि मेरा जो टर्नरी फेज डायग्राम है वो ऐसा बन जाता है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा। ये कब होता है कि जब मेरा ए बी भी मेरा क्या है, पार्शली इमिसिबल है, और बी और सी वो मेरा पार्शली मिसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिसिबिलिटी थोड़ी सी आ चुकी है, पूरा कंप्लीटली मिसिबल नहीं रहा। अब बी और सी क्या हो गया है, पार्शली मिसिबल हो गया है, और ये मेरा ए और बी क्या हो गया है, पार्शली इमिसिबल हो गया है। ये तो पहले भी पार्शली मिसिबल था, वो अभी भी है। तो ये इसके वजह से मेरा फेज डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता है। अब अगर हम इस फेज डायग्राम में अगर मेरे पास ऐसा है कि बी और सी में कॉम्पोजिशन मेरा ऐसा आ रहा है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये फेज डायग्राम थोड़ा सा कर्व छोटा हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे होते 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 क्या होगा कि जब हम लोग बहुत टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये फेज डायग्राम इस फेज डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कितना कॉम्पोजिशन बैलेंस कैसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास है क्या कि अगर हम एक सिस्टम मान लें, ये है सिस्टम, इसको हम एक ही स्टेज मान सकते हैं, इसको हम एक स्टेज बोल देते हैं, स्टेज 1 है। स्टेज 1 में हमने क्या डाला कि एफ डाला, एफ को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए प्लस सी है, फीड है डाला, फीड डाला, ये यही है फीड एफ, और यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डाला। इसको हम लोग अभी हम काउंटर करंट में दिखा रहे हैं, इसको हम क्रॉस करंट में दिखा रहे हैं, इसको हम काउंटर करंट में दिखा सकते हैं, पैरेलल में भी दिखा सकते हैं। अभी हम ये सिंपल रखने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इधर आएगा और रेफिनेट इधर से आ जाएगा, और यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, वाई ई, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स आर। ये मेरा कॉम्पोजिशन हो जाता है, और एक्स एफ हो जाता है, और यहाँ पे वाई एस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एफ प्लस एस बोल दें या बी बोल दें, बी या एस दोनों बोल सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। एफ प्लस एस इज इक्वल टू ई प्लस आर हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम कॉम्पोजिशन का बात करेंगे तो एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस बराबर ई वाई ई प्लस आर एक्स आर। और एफ प्लस एस को हम लोग एम भी बोल सकते हैं, ई प्लस आर इज इक्वल टू एम हो जाएगा, ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग सेम तरीके से वो सब निकाल सकते हैं कि एफ बाय एस क्या होगा, एफ बाय एस निकाल सकते हैं, ई बाय आर निकाल सकते हैं, और एफ बाय एम निकाल सकते हैं। ये सारा कॉम्पोजिशन हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, एफ बाय एस लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे वाई एस माइनस जो मेरा थर्ड कॉम्पोनेंट होगा, एफ और एस के अलावा क्या है मेरे पास, एम है, तो हम लिखेंगे एक्स एम डिवाइडेड बाय, अब एक्स एम ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, माइनस एक्स एफ, क्योंकि एफ और एस मेरा सेम जगह पर है। लेकिन अगर तभी हम लोग एक्स एम डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन जब हम एफ बाय एम करेंगे तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब हम एक्स एम माइनस एक्स क्या है मेरा, वाई एस होगा, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट मेरा क्या है, वाई एस है, तो यहाँ पे हम वाई एस लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब वाई एस डायगोनली ऑपोजिट नहीं आएगा, वाई एस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या बचा मेरे पास, एक्स एफ बचा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। और सेम विथ ई बाय आर, अब ई बाय आर तो एफ बाय एस जैसा सेम है, क्योंकि ई और आर सेम जगह पे है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस थर्ड कंपोनेंट क्या है मेरे पास, एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एम माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायगोनली ऑपोजिट आएगा, माइनस वाई ई। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा चीज़ लिखते हैं। ये हमने डिस्टिलेशन में भी बात करी है। एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम हम लोग काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन को ही लेकर के सॉल्व करते हैं। हम लोग इसमें ये जगह पर यहाँ पे डाल सकते हैं, वो हमारा बस रिप्रेजेंटेशन को बताता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम बेस्ड अप्रोच हमारा सबसे अच्छा अप्रोच होता है। जैसे मेरे पास y इक्वल टू 2x हमारा इक्विलिब्रियम लाइन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से हम लोग y जो दिया रहता है वो हमेशा एक्सट्रैक्ट फेज में ही होता है, और r होता है मेरा डेफिनेट फेज में।
और ये y क्या बता रहा है, y बता रहा है मोल रेशियो, ना कि मोल फ्रैक्शन। मोल रेशियो मोल फ्रैक्शन में क्या अंतर रहता है कि मोल रेशियो जो होता है वो स्मॉल y मतलब मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल y आता है, और अगर स्मॉल y की बात करेंगे तो कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल Y होता है। ये मेरा रिलेशन होता है कि मोल रेशियो दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोल रेशियो में कैसे बदलना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x, तो ये बताता है m। अब मेरे पास एक होता है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अब वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, RS डिवाइडेड बाय ES ऑप्टिमम डिवाइडेड बाय m, मतलब कि स्लोप ऑफ, ये बताता है स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन बताता है, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। तो इक्विलिब्रियम लाइन की स्लोप तो यही हो गई 2, और जो मेरा ऊपर आर एस बाई ई एस ऑप्टिमम आता है, ये मेरी ऑपरेटिंग लाइन की अगर इक्वेशन दी हुई है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कुछ इक्वेशन दी होगी, तो वहाँ से हम लोग मेरा स्लोप उसका m आएगा, ये जो m होगा वो मेरा ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप होगा। लेकिन अगर मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग को आर एस और ई एस ऑप्टिमम हमारे को दिया रहता है, जिसकी वजह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। और एक्सट्रैक्शन के केस में एब्जॉर्प्शन फैक्टर हमेशा 1 से छोटा ही आता है, तो a इज़ लेस देन 1 होता है फॉर एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, लेकिन a इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाता है जब हमारा एब्जॉर्प्शन का बात करते हैं। तो अगर अब हम लोग बैलेंस लगाएंगे तो हमने देखा था कि एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस, ये हम लोग क्रॉस करंट यूनिट स्टेज में बैलेंस लगा रहे हैं, आर एक्स आर प्लस ई टाइम्स वाई। अब अगर हम इस इक्वेशन में क्या कर लें, वाई ई को एक तरफ ले लें तो क्या आएगा, एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस माइनस आर एक्स आर इज इक्वल टू ई टाइम्स वाई ई। अब हमने क्या किया कि वाई से डिवाइड, वाई ई को एक तरफ रख लिया और बाकी ई से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा माइनस आर बाई ई बोल सकते हैं एक्स आर, और प्लस एफ एक्स एफ प्लस एस वाई एस डिवाइडेड बाय ई, ये हम बोल सकते हैं। तो ये देखिए कि वाई ई अगर वाई है और ये एक्स आर अगर एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट के फॉर्म में मेरा आ रहा है। ये मेरा जो इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन आई, ये ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे रहती है। और अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल एक्स, ये क्या होता है, ये मोल रेशियो होता है। मोल रेशियो कैसे पता निकलता है, ये किसका किसका रेशियो होता है। मेरे पास ये रहा एक्सट्रैक्शन, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सी और ए होता है, यहाँ पे मेरे पास होता है बी, और ऊपर से जाएगा और एक इधर से निकलेगा। यहाँ पे निकलता है एक्सट्रैक्ट, यहाँ निकलता है रैफिनेट। अब हमें पता है कि रैफिनेट में ए का कंपोजिशन होता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे बी निकलेगा, क्योंकि बी जा रहा है तो बी बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ए निकलेगा। मैक्सिमम ए का कंपोजिशन एग्जिट पे यही रहता है। तो जब सी का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई का बात करेंगे, उसमें क्या आएगा, सी बाय बी, मोल रेशियो सी सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय ए, सॉरी सी बाय बी आएगा, क्योंकि बी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ भी मेरा वाई जो होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है, क्योंकि ये मोल रेशियो इन द गैस फेज है। और वैसे रेफिनेट में लिखेंगे तो सी बाय ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी मेरे पास इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया होता है, वाई ई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स आर ई होता है, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम एक्सट्रैक्ट फेज जो है रेफिनेट फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सी बाय बी इन एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए इन रेफिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मेरे पास फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अमाउंट निकालने के लिए बी निकालना है, मतलब बी निकालना है हमारे को। जैसे बी निकालना है तो बी निकालने के लिए सी हमारे को पता होना चाहिए। अब सी निकालने के लिए हमारे पास दिया रहता है शुरू में कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जा रहा है, उसमें से इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, एक्सट्रैक्शन इतना हो चुका है, 80% इज एक्सट्रैक्टेड, तो मतलब 80% ऑफ सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड। पहले हमें ये पूरा पता होना चाहिए उसमें से कितना परसेंटेज सी का है, वो हमारे को दिया होगा। तो उससे हम लोग सी का वैल्यू निकाल दिए। मेरे पास मान लेते हैं ए इज इक्वल टू है 1000 और सी है मेरे पास 200, इससे हमने निकाल दिया। मतलब टोटल मेरे पास 1200 था, उसमें से 1200 में से 200 मेरा यहाँ आ गया।
अब इस 200 का 80% इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि सी का 80% एक्सट्रैक्ट में चला गया, तो 80% चला गया मतलब 160, सी का वैल्यू 160 यहाँ पे आ गया, और जो रिमेनिंग बचेगा वो सी मेरा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये वही वाला केस है जो शुरू में हमें बता रहा था कि सी मेरा यहाँ पे भी आता है, सी मेरा यहाँ पे भी आता है, क्योंकि 100% एक्सट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लिखा है 80% इज एक्सट्रैक्टेड। तो सी इक्वल टू 160 यहाँ चला गया, तो 40 रिमेनिंग यहाँ पे जाएगा। और ए जो होता है, ए तो कहीं एक्सट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि ए का बी के साथ हमारा मिसिबिलिटी नहीं होता है। ए जो है पूरा का पूरा यहीं चला जाएगा, अगर ए यहाँ 1000 है तो ए यहाँ पे भी 1000 ही रहेगा। और बी है, बी के साथ जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट हम लोग मानते हैं, तो वाई एस का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जो बी मेरा गया वही बी मेरा बाहर निकलेगा, अब बी का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पर। सी का मान हमें यहाँ पे भी पता चल गया, यहाँ पे भी पता चल गया, और ए का वैल्यू भी पता चल गया। जब बस हमें इस इक्वेशन में रखना है वैल्यू, और यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे बी बाय सी बाय बी इज इन एक्सट्रैक्ट, तो सी कितना है 160 डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे सी कितना है रेफिनेट में 40 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1000, तो यहाँ से बी की वैल्यू जो भी आएगी वो मेरी आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हमें को बोला रहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमारे पास दूसरा फंडा होता है, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेशन को बस चेंज कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि वाई ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स एफ हो जाएगा, ना कि एक्स आर। अब वहाँ पे ये तो सेम रहेगा, सी बाई बी इन एक्सट्रैक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी बाई इन रेफिनेट की जगह पे फीड होगा, तब हमारे पास क्या होगा, तो जो बी होगा वो बी मिनिमम होगा, और ए जो होगा ए 1000 है वो तो 1000 ही रहेगा, लेकिन सी जो है सी मेरा रेफिनेट का नहीं रहेगा, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, सी की जगह पे उस समय हम लोग लेंगे 200, और उसके बाद जो बी की वैल्यू मेरी आएगी वो मेरी बी मिनिमम के वैल्यू के बराबर होगी। तो ये हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद मेरे पास आता है मल्टी स्टेज काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। मल्टी स्टेज मतलब कि कैस्केड्स में लगे हुए हैं, कैस्केड मतलब मल्टी स्टेजेस में लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टेजेस हैं। एक स्टेज से बाहर निकलेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से जाएगा बाहर, तीसरे में निकलेगा। ये क्या निकलेगा, रेफिनेट। एक्सट्रैक्ट तो बाहर निकल जाएगा, वाई ई और ई मेरा एफ होगा ए प्लस सी के बराबर। यहाँ पे मेरा बी जाएगा, यहाँ से मेरा एक्सट्रैक्ट जाएगा, मतलब यहाँ से मेरा रेफिनेट इसमें गया, यहाँ पे भी हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये दिया रहता है कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो तीनों स्टेजेस में इक्वल है, तो वहाँ से जो भी मेरा निकलेगा वो सेम रहेगा। फिर बोलता है कि फाइनल स्टेज में मेरा क्या रेफिनेट का कॉम्पोजिशन होगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है। फाइनली मेरा कौन सा चीज़ कितना होगा वो बता सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है x नॉट बाय एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एम टाइम्स ई एस बाय आर एस का पावर n। ये n क्या है, यहाँ पे n बताएगा कि कितना नंबर ऑफ स्टेजेस लग रहे हैं, वो पता चल गया। m हमारे को पता है कि स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन होती है एक्स नॉट बाय एक्स एन। अब यहाँ पे मेन फंडा एक्स नॉट बाय एक्स एन का ही है। एक्स नॉट हो गया इनिशियली एक्स नॉट होगा, वो होगा मेरा सी बाय ए, और जो फाइनली मेरा एक्स एन होगा वो मेरा होगा वापस से सी बाय ए, लेकिन जो सी का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा एक्स एन चेंज हो जाएगा। यहाँ से फंडा क्लियर है। और आर एस क्या होगा, आर एस जो होगा यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा वही मेरा आर एस के बराबर होगा। आर एस मेरा यही हो गया कि मेरा बाहर जो जितना अमाउंट ऑफ ए है वो मेरा आर एस के बराबर है, और जो ई एस है मेरा कितना सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो मेरा सॉल्वेंट है। और एक्स नॉट एक्स एन पता चल गया, सी बाय ए, यहाँ पे भी सी बाय ए इन एक्स, मतलब रेफिनेट में बाहर जो निकलेगा वो, और जो इनलेट हो रहा है फीड में वो। इसके बाद मेरे पास आता है कि नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है क्रैमसर इक्वेशन का। क्रैमसर इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टेजेस निकालते हैं n इज इक्वल टू एल एन ऑफ वाई नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस वाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस वाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय m इंटू 1 माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय, ये एल एन आ गया पूरा, उसके अंदर का ये डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ 1 बाय ए। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए जो है वो लेस देन 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 माइनस ए कर रहे हैं प्लस ए कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1 बाय ए कर रहा है, क्योंकि एल एन के अंदर नेगेटिव आ जाएगा अगर ए लिखा रहता तो, इसलिए ये पूरा पॉजिटिव बनाने के लिए ये इक्वेशन होती है। सेम इक्वेशन मेरे पास एब्जॉर्प्शन में भी होती है। एब्जॉर्प्शन में भी सेम इक्वेशन होती है, एन इज इक्वल टू एल एन ऑफ, वहाँ पे होता है वाई नॉट
यह हम लोग सेम ही बना सकते हैं, वाई नॉट माइनस एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस एम एक्स टू होता है, वाई वन माइनस एम एक्स टू डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस एम एक्स टू, फिर इंटू वन माइनस वन बाय ए प्लस वन बाय ए डिवाइडेड बाय एल एन ए। क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है, इसलिए एल एन ए आ जाएगा। दोनों एकदम आइडेंटिकल इक्वेशन ही होती है। और एल एन वाई वन माइनस एम एक्स टू होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 99% केसेस में एम एक्स टू वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, यहाँ पे भी जीरो हो जाती है, और यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू जीरो होती है और यहाँ पे भी जीरो होती है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें सिर्फ ए का वैल्यू निकालना होता है, और एक्स नॉट और एक्स एन तो हमारे को पता चल जाता है, एक्स नॉट और एक्स एन तो बहुत आसान होता है वो तो जैसे जैसे ये निकल जाएगा तो मेरा ए का वैल्यू बचल गया, बस हमें वैल्यू पुट करनी होती है, मेरा आंसर निकल जाता है। यहाँ पे भी हमारे को वाई वन और वाई टू निकालना होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ से नीचे वाई वन जाता है, यहाँ पे वाई टू चला जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एग्जिट निकलेगा वो, और यहाँ पे होता है x2 को हम लोग जीरो लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग वाई को जीरो लेते हैं वैसे ही वहाँ पे हम लोग x2 को जीरो लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग प्योर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ पे x1 निकल जाता है बाहर। y1 हमारे को पता होता है, y2 भी पता होता है, मैक्सिमम केसेस में हम लोग को x1 ही निकालना होता है, और उसी से हम लोग फिर आगे इक्वेशन पुट करते हैं। ये रहती है मेरी लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन, और यहाँ पे मेरा आता है x2 तो ज़ीरो हो जाता है, और x1 यहाँ रहता है, y1 यहाँ रहता है, y2 यहाँ रहता है। y1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी x1 आ जाती है, y2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 तो जीरो ही रहता है, तो ये तो सेम ही रह जाता है यहाँ पे ही। फिर क्या होता है, y1 माइनस y2 करते हैं डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इज इक्वल टू एल एस मिनिमम डिवाइडेड बाय GS। ये करते देते हैं, और यहाँ GS क्या होता है, ये होता है यहाँ से जो निकल जाएगा GS होगा, और यहाँ से जाएगा सॉल्वेंट वो LS होता है। GS जो होता है वो गैस का फ्लो रेट होता है विथ सॉल्यूट फ्री बेसिस पे होता है, ठीक है। GS इज इक्वल टू G इंटू वन माइनस वाई के बराबर होता है। ये अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में बताएंगे। अभी एक्सट्रैक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद मेरे पास आते हैं कुछ एनालॉगीज जो कि हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर को क्या करता है, एनालॉगी मतलब रिलेट करता है। तो इसमें मेरे पास आता है सबसे पहले रेनॉल्ड्स एनालॉगी। ये होता क्या है, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन होता है F/2 इज इक्वल टू H अपॉन रो वी सी पी। ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये स्ट्रैंडल नंबर के बराबर होता है। F क्या होता है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर, H होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, V डेंसिटी वेलोसिटी, एंड Cp क्या होता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे मेरे पास F जो होता है वो मेरा यहाँ से भी निकल जाता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है डिवाइडेड बाय हाफ रो वी स्क्वायर से भी मेरा F का वैल्यू निकल जाता है। ये जो रेनॉल्ड्स एनालॉगी है ये मेरा टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड होता है। ये कब वैलिड होता है, ये जब मेरा प्रांटल नंबर और श्मिट नंबर इक्वल टू 1 होता है। प्रांटल नंबर हमारे को पता है क्या होता है, म्यू Cp बाय के होता है। ये जब म्यू Cp इक्वल टू के बराबर हो जाएगा तब ये 1 के बराबर होता है। और श्मिट नंबर क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो DAB। म्यू बाय रो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय DAB। तो ये जब वैल्यू दोनों, ये किसके लिए है, ये है हीट ट्रांसफर, ये है मेरा मास ट्रांसफर। तो उसके लिए जब ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तब ये रेनॉल्ड्स एनालॉगी मेरी वैलिड होती है, और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड होती है सिर्फ। और यही मेरा फॉर्मूला होता है स्टैंटन नंबर का। फिर मेरे पास आता है दूसरा रेनॉल्ड्स एनालॉगी के बाद आता है चिल्टन कोलबर्न एनालॉगी। इसमें क्या होता है, चिल्टन कोलबर्न एनालॉगी, इसमें हमारे पास आता है लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के लिए ये वैलिड होता है। इसी को हम लोग जे फैक्टर एनालॉगी भी बोलते हैं, जे फैक्टर। इसमें हम लोग जे फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एनालॉगी इसमें क्या होता है, ये एडवांस वर्जन है उसी का, रेनॉल्ड्स एनालॉगी का। F/2 इज इक्वल टू, ये बोथ लिख देते हैं कि ये बोथ लैमिनार प्लस टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड है। F/2 इज इक्वल टू H बाय रो वी सी पी आएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो F/2 इज इक्वल टू स्ट्रैंटल नंबर इंटू प्रांटल नंबर का पार्ट 2/3। और यही चीज़ मेरा हीट ट्रांसफर के लिए स्टैंडर्ड नंबर फॉर हीट ट्रांसफर ये होता है। ऐसे ही अगर हम स्टैंडर्ड नंबर फॉर मास ट्रांसफर के लिए लिखेंगे तो वो मेरा मास ट्रांसफर के लिए हो जाएगा।
तो स्ट्रैंटल नंबर फॉर मास ट्रांसफर इंटू प्रांटल नंबर का पावर 2/3 और ये हीट ट्रांसफर, तो इसी को जे फैक्टर बोलते हैं। ये क्या है, जे एच, और इसको क्या लिखते हैं, जे डी। ये मास ट्रांसफर है तो यहाँ पे डिफ्यूजिविटी आता है, और यहाँ पे मेरा हीट ट्रांसफर है तो मेरा जे एच आ जाएगा हीट ट्रांसफर, और F/2। तो इससे हम बोल सकते हैं F/2 इज इक्वल टू जे एच इज इक्वल टू जे डी। और जो मेरा स्ट्रैंटन नंबर होता है वो मेरा एक और फॉर्मूला होता है, एच अपॉन रो वी सी पी तो होता ही है, तो स्ट्रैंटन नंबर मेरे पास आता है एच अपॉन रो वी सी पी। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं नसल नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांटल नंबर। ये मेरा होता है एच अपॉन रो वी सी पी, और यही होता है नसल नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांटल नंबर। अब हमें पता है कि नसल नंबर का रिलेशन क्या होता है। नसल नंबर होता है स्ट्रैंटल नंबर इज इक्वल टू, नसल नंबर हो जाएगा 0.664, रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.5, प्रांटल नंबर का पावर 0.3। ये मेरा होता है। और डिवाइडेड बाय में हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में मेरे पास तो रेनॉल्ड्स नंबर है ही है और प्रांटल नंबर भी मेरे पास है। अब अगर हम लोग इसको लेके चलेंगे, अब मेरे पास क्या है कि ये मेरा स्ट्रैंटल नंबर इक्वल टू ये आ गया डिवाइडेड बाय प्रांटल नंबर इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांटल नंबर हो गया। यहाँ से क्या होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.5 माइनस का 0.5 आ जाएगा। यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का पावर इसको काटा तो ये माइनस आ गया, और इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा, ये है 1/3 और इधर है 1, तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 1 माइनस 1/3 आएगा 2/3। ठीक है, तो ये इसको काट करके हम 2/3 लिख देते हैं। अब स्ट्रैंटल नंबर आ गया। अब जे एच क्या होता है, ये मेरा स्ट्रैंटल नंबर हो गया। अब जे एच होता है स्ट्रैंटल नंबर इंटू प्रांटल नंबर का पावर 2/3, तो स्ट्रैंटल नंबर और इंटू प्रांटल नंबर का पावर 2/3 करा, तो ये मेरा क्या आ गया, जे एच इज इक्वल टू, इसी को हम क्या बोल देंगे, इस पूरे टर्म को अब हम क्या बोल सकते हैं, जे एच। इस पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, जे एच। तो ये जे एच आ गया इज इक्वल टू 0.664 रेनॉल्ड्स नंबर का पावर माइनस का 0.5 एंड प्रांटल नंबर का पावर 2/3 था, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रांटल नंबर का पावर 2/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई किया था, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे देखा कि 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया 1, मतलब प्रांटल नंबर का पावर 0। तो यहाँ सिर्फ मेरा क्या आएगा, जे एच इज इक्वल टू 0.664 रेनॉल्ड्स नंबर का पावर माइनस का 0.5 आएगा। अब यही सेम चीज़ है, ये किसके लिए था, ये जो मैंने नसल नंबर का रिलेशन लिखा था ये था मेरा लेमिनार फ्लो के लिए, लेकिन जब डिटस बोल्टर इक्वेशन हम लोग लगाएंगे जो कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड होती है, तो उस केस में क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा ऊपर, तो 0.8 और नीचे होगा 1, तो माइनस का 0.2 आ जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, तो जे एच उस समय क्या आ जाएगा, 0.023 होता है, क्योंकि 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.8, प्रांटल नंबर का पावर 0.33, मतलब 1/3। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का पावर क्या आएगा, माइनस का 0.2 के बराबर होगा। तो ये मेरा जे एच का फैक्टर होता है। तो जे एच और जे डी और रेनॉल्ड्स एनालॉजी और डिटस बोल्टर चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी, ये मेरा क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।